हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की फ्यूचर कन्वेंशनल सबमरीन के बारे में, यानी कि एसएसकेस के बारे में, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है और किस डायरेक्शन में हमें एक्चुअली जाना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी रिसेंट न्यूज़ है कि कलवरी क्लास की या फिर स्कॉर्पियन क्लास की जो लास्ट सबमरीन है INS वागशीर, उसको लॉन्च कर दिया गया है और इसका जो इंडक्शन है या फिर कमिश्निंग है उसको 2023-24 तक प्लान किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में ये सबमरीन्स जो हैं उनको मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है और जो पहली इस क्लास की सबमरीन है यानी कि INS कलवरी, उसको 2015 में लॉन्च किया था और तब से जो सबमरीन्स हैं वो यहाँ पर बन रही हैं। तो ये फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास है, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, वेल इक्विप्ड हैं सेंसर के मामले में, साथ ही साथ वेल आर्म्ड हैं। करीबन 6 टोर्पीडो ट्यूब्स यहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर ये 18 टोर्पीडोज को कैरी कर सकता है 533 मिलीमीटर की, जिसमें फ़िलहाल के लिए जर्मन SUT टोर्पीडोज जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। आगे चलकर क्योंकि लियोनार्डो ग्रुप को ब्लैक लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, तो ब्लैक शार्क टोर्पीडोज भी हम इनसे फायर करने में सक्षम होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक शार्क टोर्पीडोज जो हैं वो दुनिया के बेस्ट टोर्पीडोज में से एक है। तो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल ये जो सबमरीन है वो निकल कर सामने आती हैं। साथ ही साथ एंटी एयर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकती हैं, जिसके लिए मीका मिसाइल्स ये फायर कर सकती हैं अपने टोर्पीडो ट्यूब से। तो इस टाइम की एक रेलेवेंट डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और कहा यह जाता है कि फ्यूचर में इसमें DRDO का AIP सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसको फिलहाल के लिए टेस्ट किया जाना है, उससे अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करना है। उसके बाद जब वो इन सबमरीन में लग जाएंगे तो इनकी एंड्योरेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी सबमरीन है, पर अनफॉर्चुनेटली इसकी जो लास्ट सबमरीन है उसको लॉन्च कर दिया गया है। हमारे पास एक वर्कफोर्स पहले से अवेलेबल है, हमें और सबमरीन चाहिए प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत, और हमारे पास समय भी कम है। ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोमोशनल पार्टनर के एक मैसेज के बाद। तो अनअकैडमी का अनलॉक 20 ऑफर जो है वो वापस से आ गया है। इसमें हमारा रेफरल कोड यूज़ करने पर पहले जो आपको 10% डिस्काउंट मिलता था सारे ऑफर्स में, अब वो 20% मिलेगा। ये ऑफर अप्रैल 25 से अप्रैल 28 तक वैलिड है। और ये बात आपको क्लियरली बता दें कि ये सारे सब्सक्रिप्शंस के लिए वैलिड है, चाहे आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, चाहे आप किसी भी कोर्सेज के लिए ऑप्ट करें। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि हमारा जो रेफरल कोड है वो मैट्रिक्स 10 है और उसी से ये आपका जो ऑफर है वो अनलॉक होगा। तो इस ऑफर को यूज़ करने के बाद आपकी जो प्राइस सेविंग है उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं NDA के लिए, और जितना लंबा ऑफर आप यहाँ पर लेंगे उतनी ज़्यादा प्राइस सेविंग आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ आप CDS, FCAT और CAPF के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ज़्यादा प्राइस सेविंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखिएगा, रेफरल कोड जो है वो है मैट्रिक्स 10। ऑफर 25 से 28 अप्रैल तक ही है। अभी आपके पास समय है, यूटिलाइज करिए। अगर आप प्लान्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये सबसे अच्छा समय है। तो प्रोमो से पहले हमने बात करी थी कि लास्ट कलवरी क्लास की जो सबमरीन है उसको लॉन्च कर दिया गया है और हमें प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत और ज़्यादा सबमरीन चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास जो समय है वो भी कम है। तो पिछले साल जुलाई में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया था, करीबन 43,000 करोड़ या फिर $5.6 बिलियन की अमाउंट में, और यहाँ पर करीबन 6 सबमरीन्स जो हैं वो बनाई जानी है। तो ये जो प्रोग्राम है इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत जो है एग्जीक्यूट किया जाना था। लेकिन हमने ये चीज़ भी डिस्कस करी कि जो कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा इस मॉडल में इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम दिखाया जा रहा है, इसलिए मानकर चला भी जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो ख़त्म होने की कगार पर है। और एयरफोर्स ने यहाँ पर थोड़ी चालाकी दिखाई अपने MRFA के लिए। उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मॉडल को ड्रॉप किया और बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट को चुना, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट निकलकर सामने आता है। तो एक और प्रोजेक्ट जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की। इसमें नेवी ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिजिनस हेलीकॉप्टर से करेंगे, जो कि ALS ग्रुप का एक वेरिएंट होगा। तो NUH के प्रोग्राम में काफ़ी बड़ा समय जो है वो वेस्ट हुआ और कैपेबिलिटी गैप जो है वो तो आया ही, इसलिए ALH को प्रेफरेंस देना यहाँ पर बहुत अच्छा डिसीजन माना जा रहा है, क्योंकि ये टाइम को तो बचाएगा ही, साथ ही साथ जो कैपेबिलिटी गैप है उसको भी फिल करेगा। यही चीज़ नेवी को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का लूप है वो समय को काफ़ी बर्बाद करता है और कैपेबिलिटी गैप तो लाता ही है। यहाँ पर कंपटीशन कराने के बाद टर्म्स एंड अग्रीमेंट पर सामने वाले को अग्री कराना एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और जिसमें हम एक्चुअली फंस चुके हैं अगर हम प्रोजेक्ट 75I को अभी देखें।
हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो अभी ये होगा कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के ही जो एनहेंस्ड वर्जन है उनको लेकर काम किया जाए और इन सबमरीन को मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया जाए, जिनके पास पहले से ही एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स जो है वो मौजूद है। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच फंसता है कि जब वेंडर जो है वो एक ही होता है तो वहाँ प्राइस नेगोशिएशन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक और फैक्टर यहाँ पर प्ले करता है, क्योंकि हम पहले 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बना चुके हैं, तो सबमरीन्स बनाने के लिए जो सेटअप करना है और जो वर्कफोर्स तैयार करनी है उसका कॉस्ट जो है वो अगर हम फ्रांस के साथ जाते हैं तो एडअप नहीं होगा। तो ये एक ट्रिकी पार्ट है, वरना बाकी जो चीज़ें हैं वो स्कॉर्पियन के फेवर में जाती हैं। और इन नई सबमरीन में हम खुद के AIP सिस्टम को भी लगा सकते हैं और बाद में उन्हीं सिस्टम को पुरानी स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन हमारे पास हैं उनमें लगा सकते हैं। बाकी एक और न्यूज़ निकलकर सामने आ रही थी कि पहले इंडियन नेवी का प्लान था कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स को यूज़ किया जाएगा प्रोजेक्ट 75I में, और अब ऐसा लगता है कि ये प्लान भी ड्रॉप कर दिया गया है और DRDO द्वारा जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल बनाई जा रही है वो अब टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च करी जाएगी, जो कि एक्चुअली उसे इनेबल करेगा किसी भी सबमरीन से लॉन्च करने के लिए। लेकिन ये जो टोटल नंबर है क्रूज मिसाइल का उसे कम कर देगा एक पर्टिकुलर सबमरीन में, क्योंकि VLS में एक छोटे एरिया में ज़्यादा मिसाइल्स आ जाती हैं और ज़्यादा मिसाइल आप फायर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरत के हिसाब से जो 6 आपको टॉर्पीडो लॉन्च ट्यूब्स दी गई हैं उसमें मिसाइल्स को लगाना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा, क्योंकि आप वहीं से टॉर्पीडोज भी लॉन्च करेंगे, जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स है उसको भी लॉन्च करेंगे, साथ में क्रूज मिसाइल भी लॉन्च करेंगे। वेराज अगर VLS रहता तो वो टोटली इंडिपेंडेंट सिस्टम होता और उसमें ज़्यादा समय जो है आपको नहीं लगाना पड़ता। लेकिन वो सबमरीन में अलग से ही पार्ट लगता है और हर सबमरीन में VLS स्पेसिफिक मिसाइल को आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। बाकी ये जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाली है ये मोस्ट प्रोबेबली निर्भय का ही कोई वर्जन होगा, जो कि सबसोनिक मिसाइल होगी और करीबन 1500 से 2000 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम रेंज होने वाली है। तो पहले यहाँ पर ब्रह्मोस को लगाने की बात चल रही थी, पर ब्रह्मोस जो है उसके 800 किलोमीटर वाले रेंज वर्जन पर काम चल रहा है, पर यहाँ पर जो दूसरी मिसाइल बनाई जा रही है ये 1500 किलोमीटर के आसपास की रेंज दे देगी। तो ये जो मिसाइल होगी ये स्कॉर्पियन क्लास की जो हमारे पास पहले से 6 सबमरीन है उनसे भी ऑपरेट होने में सक्षम होगी, साथ ही साथ जो फ्यूचर में सबमरीन आएंगी उनसे भी ऑपरेट होने में सक्षम होगी। तो यहाँ पर हमारी जो प्लानिंग है वो सही डायरेक्शन में है और इसको और बेटर एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोजेक्ट 75I को लेकर एक डिसाइसिव डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत ये जो प्रोजेक्ट है वो पानी में जा रहा है। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर यह है कि हम सुपर स्कॉर्पियन या फिर एनहेंस्ड स्कॉर्पियन सबमरीन पर विचार करें, वरना बेस्ट ऑप्शन तो खुद से बनाना होता, लेकिन अब वो ट्रेन जो है वो निकल चुकी है। आई होप वीडियो क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।